बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। विदिशा के लटेरी में बोरवेल में एक मासूम बच्चा गिर गया है जिसकी उम्र है 7 साल। नाम है लोकेश। मासूम को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बच्चे को ऑक्सीजन दी जा रही है। लटेरी तहसील के खेरखेड़ी गांव के लिए भोपाल से एनडीआरएफ की टीम भी थोड़ी देर में पहुंच जाएगी। तो बच्चे को बोरवेल के गड्ढे से बाहर निकालने की तमाम कोशिशें हो रही हैं। पुलिस प्रशासन मुस्तैद मौजूद है मौके पर। बच्चे को ऑक्सीजन दी जा रही है और जिस बोरवेल के गड्ढे में बच्चा गिरा हुआ है उस गड्ढे के समानांतर एक और गड्ढा खोदा जा रहा है। 2 जेसीबी मशीनें इस काम में लगी हुई हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने। जिंदगी की जंग जारी है। बोरवेल में बच्चा गिर गया गड्ढे में। रेस्क्यू ऑपरेशन भी वहां पर जारी है बच्चे को गड्ढे से बाहर निकालने के लिए। लटेरी में बोरवेल में एक मासूम बच्चा गिर गया। 7 साल का लोकेश खेलते खेलते बोरवेल के गड्ढे में गिर गया है। जद्दोजहद जारी है बच्चे को गड्ढे से बाहर निकालने के लिए। ऑक्सीजन की सप्लाई हो चुकी है। बच्चे को गड्ढे में ऑक्सीजन दी जा रही है और बोरवेल के गड्ढे के समानांतर एक और गड्ढा हो रहा है। उसके लिए जेसीबी मशीन लगी हुई है। मशीनों से खुदाई जारी। उसके बाद सुरंग बनाई जाएगी। बच्चे तक पहुंचा जाएगा। तमाम कोशिशें हो रही हैं। एनडीआरएफ की टीम भी थोड़ी देर में मौके पर पहुंचेगी। लटेरी तहसील के खेरखेड़ी गांव का यह मामला है जहां पर एक खेत में बोरवेल के गड्ढे में बच्चा खेलते खेलते गिर गया। 7 साल का मासूम बच्चा जिसका नाम लोकेश खेत में ही खेल रहा था। तभी अचानक बोरवेल के गड्ढे में वो जा गिरा। सूचना मिलते ही लोग इकट्ठे हुए। लोगों ने पुलिस प्रशासन को सूचना दी। उसके बाद तमाम कोशिशें लगातार जारी हैं। लोकेश को बचाना है। बोरवेल के गड्ढे से बाहर निकालना है। सभी तरह के प्रयास यहां पर हो रहे हैं जल्द से जल्द बच्चे को बाहर निकालने के लिए। जेसीबी मशीनें भी लगी हुई हैं खुदाई करने में। वो भी आपको नजर आ रहा होगा। बोरवेल के गड्ढे के समानांतर एक और गड्ढा हो रहा है। उस गड्ढे से फिर सुरंग बनाई जाएगी और बच्चे तक लोकेश तक पहुंचा जाएगा। 3 तस्वीरें आपके सामने घटनाक्रम की। पुलिस प्रशासन मौजूद है। स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। मशीनें अपना काम कर रही हैं। लोग अपना काम कर रहे हैं। यह गड्ढा भी आपको नजर आ रहा है जहां पर लोकेश गिरा है। ग्राफिक्स के माध्यम से भी समझिए किस तरीके से बच्चा बोरवेल के गड्ढे में गिर गया। खेत में बोरवेल का गड्ढा है। खेलते खेलते लोकेश जिसकी उम्र महज 7 साल है वो बोरवेल के गड्ढे में गिर जाता है। ये देखिए ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने की कोशिश है आपको। और इस तरीके से बोरवेल के गड्ढे में बीच में ही फंस जाता है। हालांकि बोरवेल की गहराई कितनी है और लोकेश कितनी गहराई पर फंसा हुआ है यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया। ये घटना कब की है? ये घंटा कम से कम 2 घंटे की। लगभग बच्चे की उम्र कितनी होगी? 8 साल है। 7-8 साल। हाँ। कौन समाज से? ये आहेरवार। अच्छा, तो क्या ये ट्यूबवेल का गड्ढा था? ये ट्यूबवेल का गड्ढा है। ये सर खड़े ही है और इस गड्ढे में बच्चा गिर चुका है 2 घंटे पहले। तो ये आदमपुर क्षेत्र की घटना है सर। यहाँ पर एक ट्यूबवेल के गड्ढा में एक बच्चा गिरा हुआ है जिसके लिए ये पूरा पुलिस प्रशासन एसडीएम सहित आला अधिकारी निकालने के लिए प्रयास करती है। ये बच्चे के पिताजी जी दिनेश अहरवार इन्हीं का बच्चा है। तो अभी लगभग 1-1.5-2 घंटा पहले इस गड्ढे में कहीं किसी कारण से गिर गया। जो जेसीबी 2 साइड से रेस्क्यू करने का प्रयास करती हुई। तो रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर फिलहाल क्या कुछ अपडेट है वो हम जान लेते हैं। हमारी सहयोगी रंजना दुबे अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं। रंजना, फिलहाल क्या कुछ जानकारी है रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर?
सुमित, लोकेश बोरवेल में गिरा है और इसको लेकर लगातार जो प्रशासनिक टीमें हैं वो घटनास्थल पर मौजूद हैं और कलेक्टर, एसपी, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जो एसडीआरएफ की टीमें हैं वो भी लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें जुटी हुई हैं और अब भोपाल से एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो भी रवाना हो गई और इसके बाद वहां पर जो आगे का रेस्क्यू है वो एनडीआरएफ की टीमों के साथ शुरू किया जाएगा और रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाएगा। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है कि जल्द से जल्द बच्चे को बोरवेल से बाहर निकाला जाए और सुरक्षित लोकेश बाहर निकल कर आ सके। इसको लेकर तमाम जो प्रयास हैं अभी शुरू हो गए हैं और आगे के जो प्रयास हैं वो भी किए जाएंगे। इस पूरे मामले को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी रिपोर्ट ली है कि आखिर वहां पर क्या कुछ अभी रेस्क्यू हुआ है और आगे कितनी जो संसाधन है उसकी जरूरत है। इसको लेकर भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों से इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अपडेट लिया है और लगातार वहां पर यही बताया गया है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है, लेकिन जेसीबी मशीन वहां पर पहुंच गई है और उसके समकक्ष जो गड्ढा करने की जो कोशिशें हैं वो की जा रही है ताकि उसे बहुत आसानी से और कम से कम समय में बाहर निकाला जा सके ताकि बच्चा सुरक्षित बाहर निकल सके। और इसको लेकर जो ऑक्सीजन है वो वहां पर पहुंचाई जा रही है, नाइट विजन कैमरे लगाए जा रहे हैं और इससे जो गहराई है वो मापने की कोशिशें की जा रही हैं कि आखिर कितनी अंदर गहराई तक ये जो बच्चा है वो पहुंचा है और उसके बाद उसके समकक्ष वहां पर जो गड्ढा है वो खोदा जाएगा और उसके बाद तमाम कोशिशों के साथ बच्चे को बाहर निकालने के लिए जो प्रयास है वो तमाम जो टीमें हैं वो करेंगी और मकसद यही रहेगा कि पूरे परिवार जो अभी इस वक्त भगवान से प्रार्थना करे कि बच्चा सुरक्षित बाहर निकल सके। तो तमाम जो टीमें हैं रेस्क्यू जो इस वक्त जुटी हुई हैं उनकी यही कोशिश है कि बच्चा सुरक्षित बोरवेल से बाहर निकल कर आ सके। सुमित, बिल्कुल रंजना, ऐसे केसेस में कोशिश ये होती है कि जल्द से जल्द बच्चे तक पहुंचा जाए, बच्चे को बोरवेल के गड्ढे से बाहर निकाला जाए और रेस्क्यू ऑपरेशन जितनी तेजी से होगा उतनी तेजी से उतनी जल्दी बच्चे तक पहुंच पाएंगे वहां पर टीम। और अभी इस केस में देखने को मिल रहा है कि तुरंत ही पुलिस प्रशासन को सूचना दी गई, तुरंत ही जेसीबी मशीनें वहां पर पहुंच गई हैं, बच्चे तक ऑक्सीजन भी बहुत जल्दी पहुंचा दी गई है। तो ऑपरेशन काफी तेजी से चलता हुआ यहां पर। क्योंकि ऑपरेशन मुस्तैदी से वहां पर चल रहा है और जिस तरीके से बच्चा जब वहां पर गिरा उसके बाद तमाम अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को इस पूरी बात की सूचना दी गई और मुस्तैदी से तमाम टीमें वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। तुरंत ही जो मदद है वहां पर प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से पहुंची है और अब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान लिया है। लेकिन बोरवेल की अगर बात कर ली जाए तो अंधेरा है और बहुत ज्यादा गहराई जो चौड़ाई नहीं होने की वजह से अभी नाइट विजन कैमरों से ये देखा जाएगा कि आखिर कितनी गहराई तक बच्चा पहुंचा है और क्या बिल्कुल पास से ही गड्ढा खोदकर उसे निकाला जा सकता है। अगर ऐसी कोई परेशानियां नहीं आती हैं तो या फिर दूर जो जेसीबी मशीन से गड्ढा खोदकर उसे नीचे से निकालने में जो मदद है वो की जाएगी। लेकिन इन सब चीजों में कितना वक्त लगेगा ये फिलहाल अभी जब आधिकारिक पुष्टि होगी कि कितनी गहराई तक बच्चा वहां पर पहुंचा इसके बाद ही जो आगे का रेस्क्यू है वो शुरू किया जाएगा, गड्ढा खोदने की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल जिस तरीके से रेस्क्यू तुरंत शुरू हो गया उससे उम्मीद यही की जा रही है कि बच्चा अभी जल्द से जल्द कुछ ही घंटों में सुरक्षित बाहर निकाला जा सकेगा और जो रेस्क्यू टीमें हैं वहां पूरी मुस्तैदी से लगी हुई हैं और खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान इस पूरे मामले पर अपनी नजरें लगाए हुए हैं और अधिकारियों से इस पूरे मामले को लेकर लगातार रिपोर्ट भी ले रहे हैं कि आखिर रेस्क्यू कब कितने आगे तक पहुंचा है और बच्चे को बचाने की जो प्रक्रिया है वो कहां तक पहुंची और कितने घंटों में इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा कर लिया जाएगा और बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। सुमित, बिल्कुल रंजना, प्राथमिकता तो यही है कि जल्द से जल्द लोकेश को गड्ढे से बाहर निकाला जाए, लेकिन ये जो हादसे हो रहे हैं वो अब चिंता का विषय बनते ही जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा था एक बच्ची बोरवेल के गड्ढे में गिरी थी। ऐसे कई केसेस मध्य प्रदेश में, प्रदेश में, देश में सामने आ चुके हैं जब जो बच्चे होते हैं बोरवेल के गड्ढे में गिरते हैं और कईयों की जान भी नहीं बच पाई। हालांकि गनीमत रही कि पिछली बार जो केस हुआ था उसमें बच्ची की जान बच गई, लेकिन ये अब गंभीर विषय, गंभीर घटनाएं होती जा रही हैं। जी सुमित, बिल्कुल इस बात को लेकर पिछली बार भी जो तमाम जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिम्मेदार मंत्री हैं, उनसे भी इस बात को लेकर सवाल किया गया था और इसी बात को लेकर ये भी कहा गया था कि इस मामले को लेकर विधानसभा में सवाल भी उठाए जाएंगे कि आखिर ये जो बोरवेल के गड्ढे हैं वो उनको भरा क्यों नहीं जाता और अगर इस मामले में ग्रामीण इलाकों में अगर देखा जाए, क्योंकि खेत में अगर बोरवेल हुआ है, अगर उसमें पानी नहीं है तो उसको क्यों नहीं भरा गया है और उसमें बच्चे ना गिरे, इसको लेकर जो चीजें हैं, चाहे उसे ढक्कन से ढकने की बात हो या फिर उसे बंद कराने की बात हो, ये ग्रामीणों की तरफ से सजगता क्यों नहीं दिखाई जाती। इसको लेकर भी जो बातें हैं वो जागरूकता के हिसाब से अब बहुत जरूरी है और ऐसे में
जो ग्रामीण है उन्हें जागरूक करने की जरूरत है कि अगर आपने बोरवेल किया है अपने खेत में या गांव में कहीं आसपास किया गया है, लेकिन उसमें अगर पानी नहीं निकला है या वो आपके काम का नहीं है, तो उसे ढक्कन से ढक दिया जाए या फिर उसे बंद कराने की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाए, ताकि बार बार इस तरीके से बोरवेल में गिरने से जो बच्चे हादसों का शिकार हो रहे हैं उन्हें रोका जा सके, उन्हें बचाया जा सके। और इन हादसों में कई बार जो बच्चे हैं उनकी जान भी जा चुकी है और कई परिवार अपने मासूमों को खो भी चुके हैं। ऐसे में जागरूकता सबसे बड़ा कदम है जो कि उठाना होगा, और इसके बाद सरकार को भी अपने स्तर पर जो कड़े कदम है बोरवेल बंद कराने को लेकर, अगर इस तरीके से खुले हैं तो उसको बंद कराने को लेकर सरकार और जो मंत्री हैं उनको भी अपनी तरफ से कुछ सख्त कार्रवाई इस दिशा में जरूर करना चाहिए, कुछ उपाय इस दिशा में जरूर लेकर आना चाहिए, ताकि बार बार बोरवेल में गिरते हुए मासूमों को इससे रोका जा सके। सुमित, बिल्कुल निश्चित तौर पर रंजना, और 3 से 4 घंटे यहाँ पर हो चुके हैं बच्चे को बोरवेल के गड्ढे में गिरे हुए, ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। निश्चित तौर पर अब खाने पीने की सामग्री भी बच्चे तक पहुंचाने की कोशिश वहां पर होगी, क्योंकि समय बीतता जा रहा है धीरे धीरे। जी सुमित, अभी समय तो बीत रहा है, लेकिन समय बीतने के साथ साथ जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो भी चल रहा है, और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी सही दिशा में अगर कहें तो चल रहा है, लेकिन इतनी जल्दी नहीं कहा जा सकता कि बच्चे को निकाला जाएगा, क्योंकि तमाम प्रयास करने में अभी 4 से 5 घंटे और लग सकते हैं। यानी ये प्रोसेस, ये पूरी प्रक्रिया की अगर बात कर ली जाए रेस्क्यू ऑपरेशन की, तो अभी फिलहाल जो इस तरीके से कोशिशें हो रही है उसके बाद अभी 4 से 5 घंटे और लग सकते हैं, और फिर उसके बाद जो अधिकारी हैं, जो वहां पर प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो कलेक्टर एसपी हैं, वहां पर जिस तरीके से रेस्क्यू चल रहा है उसके ही जो ताजा अपडेट है वो दे पाएंगे कि आखिर अभी बच्चे को बाहर निकालने में कितना और वक्त लगेगा, और किस तरीके से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको और ज्यादा तेजी से करने की जो कोशिश है वहां पर की जा रही है। लेकिन फिलहाल पहली प्राथमिकता यही थी कि बच्चे तक ऑक्सीजन पहुंचाया जाए ताकि वो वहां पर सुरक्षित रहे, और दूसरी बात खाने पीने की जो सामग्री है वो भी वहां पर बच्चे को पहुंचाई जाए, पानी वहां पर पहुंचाया जाए, ताकि बच्चे जो वहां पर अभी फिलहाल सुरक्षित रहे। और एज की अगर बात कर ली जाए तो 7 साल की उम्र है, तो ऐसे में थोड़ा सा अधिकारियों के लिए, प्रशासनिक टीम को, रेस्क्यू ऑपरेशन वाली टीम को थोड़ी सी मदद इसमें जरूर मिलेगी। बच्चे को बाहर निकालने में थोड़ी सी जो चीजें हैं वो भी बच्चे की तरफ से वहां पर मूवमेंट अगर कहें तो वो भी अधिकारियों को इस रेस्क्यू में मदद करेगा, क्योंकि बच्चे की उम्र अभी फिलहाल 7 साल है। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है, लेकिन अभी फिलहाल 4 से 5 घंटे से ज्यादा का वक्त भी इसको बाहर निकालने में लग सकता है, क्योंकि बच्चा बोरवेल में गिरा हुआ है, चौड़ाई बहुत ज्यादा नहीं होती। ऐसे में मुश्किलें अब तक जो हमने रेस्क्यू में देखे हैं वो कुछ इसी तरह की जो मुश्किलें हैं बच्चे को बाहर निकालने में आती हैं। लेकिन फिलहाल सबसे अच्छी बात यही है कि जो अधिकारी हैं वो वहां पर पहुंचे हुए हैं, तमाम अपडेट वहां पर ले रहे हैं, खुद वहां पर निगरानी कर रहे हैं, और रेस्क्यू ऑपरेशन मुस्तैदी से वहां पर चल रहा है। उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन सफल होगा और बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। सुमित, बिल्कुल, तो उम्मीद है रंजना की जल्द से जल्द बच्चे को बाहर निकाला जाए, गड्ढे से बाहर निकाला जाए। बहुत शुक्रिया रंजना आपके जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो कांकेर में 13 दिन से लापता परिवार को पुलिस ने खोज निकाला है। पुलिस ने पखानजूर के फार्म हाउस से लापता परिवार को बरामद किया। लापता और इसी दौरान फिर हम समीरन सिकरदार ने फार्म हाउस से नौकर के मोबाइल से अपने पिता को फोन एनालिसिस कर सकें कि कोई भी ह्यूमन ट्रेस है कि नहीं है उसमें। तो उन लोगों का भी यही कहना था कि इसमें कोई भी ह्यूमन ट्रेस नहीं है। इसके बाद जब यहाँ से पार्टी जो धमतरी गई हुई थी वो लोग वहां पे फील्ड पे अपने लेवल पे पतासाजी कर रहे थे, तो हमको पहला इनपुट ये मिला कि धमतरी में जो आशियाना होटल है वहां पे ये परिवार 1 तारीख की रात में आकर के रुका था, और 2 तारीख को सुबह इन लोग वहां से चले गए हैं। जो वहां के केयर टेकर्स थे और जो वहां के लॉज में अटेंडेंट्स थे, उन लोगों ने इस चीज को कंफर्म किया कि एक फैमिली जो हुलिया था उसको भी देखकर कंफर्म किया। उनके रजिस्टर को हम लोगों ने अवलोकन किया तो उसमें आधार कार्ड की कॉपी भी हमको मिली, और जो समीरन सिकदर है उसकी साइन भी मिली। उनके घर वालों ने उनके साइन को देख करके पहचान भी लिया कि उन्हीं का सिग्नेचर है। लेकिन वहां पे भी कोई सीसीटीवी कैमरा उपलब्ध नहीं था, और जो सीसीटीवी कैमरा बस स्टैंड में था वो बहुत दूरी से कैप्चर कर रहा था, तो बहुत क्लियर फुटेज हमको विजिबल नहीं था। उसके बाद फिर बैक ट्रैक किया गया उनके 1 तारीख के पूरे घटनाक्रम को, तो पता चला कि एक फोटो स्टूडियो से उन्होंने फोटो डेवलप कराया था, जिसको फिर 2 तारीख को उन्होंने सुबह के समय लेकर के चले गए थे। हम वहां पर भी पहुंचे, वहां पर भी हमको सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला, क्योंकि उस समय सीसीटीवी जो उनका था वो बैकअप नहीं था उसमें। तो जगह जगह हमारी टीमें तलाश कर रही थी। इस बीच हम लोग साइबर सेल की मदद से जो पूरे इलाके का टावर डंप डेटा होता है, कॉल डिटेल होता है, वो निकाला। लगभग मैं आपको बताना चाहूंगा
चाहूंगा। 9 लाख से ज्यादा नंबर्स का हम लोगों ने मुआयना किया और फिल्टर करके फाइनली 40-45 हजार नंबर्स हम लोगों ने निकाले थे, जिसको हम लोग फिजिकली एक एक करके वेरीफाई कर रहे थे। तो इस तरीके से दिन रात हमारी अलग अलग टीमें लगी हुई थी। एडिशनल एसपी अविनाश ठाकुर के नेतृत्व में सभी अलग अलग एंगल्स पे काम किया जा रहा था। और कहीं ना कहीं हमारे मन में ये बात थी कि क्योंकि धमतरी से पूरी फैमिली खुद ही आई है और खुद ही गई है, तो इनको कोई हानि नहीं हुई। जो शुरुआत में एक आशंका थी कि अपहरण हो गया हो या कोई अन्य अप्रिय घटना हुई हो, हम लोगों के मन में एक कहीं ना कहीं एक ये बात थी कि इनके साथ कोई अप्रिय घटना तो नहीं हुई। और ऐसा लग रहा था कि ये पूरा प्लान जो है ये इन लोगों ने आपस में ही बनाया है। घर वालों से भी लगातार पूछताछ हुई, काफी दिन उनको बिठाया गया, बुलाया गया, लेकिन घर वालों को भी कोई इसमें लीड नहीं था, उनको भी कोई हिंट नहीं था कि क्या हुआ होगा। और फोन नंबर से भी जब हम लोगों ने पूरा रिलेशन निकाला तो कहीं किसी के साथ भी इनका कोरिलेशन नहीं था। इसी बीच कल शाम में हमारी जांच के बीच में हमको 1-2 दिन पहले रायपुर में और कुछ इनपुट्स मिले थे कि रायपुर में कहीं कहीं इनको और देखा गया है, तो वहां पे फिर हमारी टीमें गई। लगभग 300 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरेज हम लोगों ने खंगाले हैं, 300 से ज्यादा होटल्स और लॉज हम लोगों ने खंगाले हैं, और 9000 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज वगैरह अलग अलग एंगल्स अलग अलग जगहों पे हमने देखे हैं। लगभग 6 से 7 घंटे का सीसीटीवी फुटेज हम लोग मॉनिटर कर चुके थे, और उसके अलावा और भी सीसीटीवी फुटेज हमारे पास अवेलेबल थे जिनको मॉनिटर करना बाकी था। कल शाम में फिर पुलिस के पास में मैसेज आया कि परिवार जो है वो वापस आ चुका है, और पखांजूर में जो उनका फार्म हाउस है वहां पे ये लोग उपस्थित हैं। तत्काल पखांजूर की जो थाना है, पखांजूर थाने की टीम को वहां पर रवाना किया गया और उन लोगों ने सकुशल उनको वहां पे फार्म हाउस में बरामद कर लिया। बरामदगी के पश्चात जो शुरुआती अभी पूछताछ इनसे हुई है, तो उसमें यही पता चल रहा है कि ये जो पूरा प्लान था समीरन सिकदर ने खुद ही बनाया था। उसका ये कहना है कि बिजनेस में उसको काफी लॉस हुआ है पिछले कुछ समय में, और साथ साथ मार्केट से उसने काफी पैसा उधार लिया हुआ था, तो इस उधारी के कारण वो काफी बोझ महसूस कर रहा था, वापस पैसे नहीं लौटा पा रहा था। तो उसके मन में ये प्लान था कि क्योंकि चारों के नाम पे इंश्योरेंस किया हुआ था, LIC का इंश्योरेंस किया हुआ था, तो उसके दिमाग में था कि कहीं ना कहीं मैं एक्सीडेंट का स्वरूप दूंगा इस पूरे घटनाक्रम को, तो लोगों को लगेगा कि ये लोग उसी में जल करके पूरी तरीके से खाक हो गए और कोई ट्रेस नहीं बचेगा बॉडी का, तो शायद इंश्योरेंस के पैसे जो है परिवार को मिल जाए। और उसके मन में यही बात थी कि परिवार से जब पैसों को लेकर के तकादा किया जाएगा, तो ये जो इंश्योरेंस के पैसे हैं ये परिवार इसको वापस लौटाने में सक्षम रहेगा। ये खुद धमतरी से एक व्यापारी से उस दिन 7 लाख रुपए कैश इसने लिए थे, और इसके पास पहले का भी खुद का अपना कुछ कैश था, तो लगभग 8-8.5 लाख रुपए कैश लेकर के ये बाहर निकला था। तो धमतरी से फिर जो घटनाक्रम हमको पता चली, धमतरी से ये लोग रायपुर गए, रायपुर में बस स्टैंड से फिर एक होटल में जाकर के रुके हैं, फिर वहां से ये लोग इलाहाबाद के लिए निकल गए। इलाहाबाद के बाद पटना गए हैं, बिहार गए हैं। इसने प्रयास किया कि वहां पे कहीं पे कोई अपना छोटा मोटा बिजनेस के लिए कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी देखे, कहीं दुकान में या कहीं ऐसी जगह पे इसको मौका मिले जहां बिजनेस कर सके। वहां नहीं मिला तो फिर वहां से सिलीगुड़ी होते हुए ये गुवाहाटी पहुंचे, और गुवाहाटी पहुंचने के बाद फिर 1-2 दिन वहां पे भी प्रयास किया, लेकिन तब तक इसके मन में जो प्लानिंग थी वो प्लान ये लगातार बिहार में जाकर के इसने एक नया सिम भी लिया था और इंटरनेट से कनेक्टेड था उस सिम के माध्यम से, तो ये ई-पेपर के माध्यम से यहाँ की खबरें रेगुलरली ले रहा था। और इसने जैसा बताया कि जब मैंने देखा कि मुझे मृत नहीं माना जा रहा है और मुझे लापता माना जा रहा है, तो मैं समझ गया कि जो मेरी प्लानिंग है वो फेल हो गई है, क्योंकि लापता होने पर इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलेगा। और लगातार जो पुलिस का दबाव था, क्योंकि हम लोग रायपुर, धमतरी और इनके घर के आसपास भी वो करे, तो इसके मन में कहीं ना कहीं एक भय हुआ कि अब शायद छुपना संभव नहीं रहेगा मेरे लिए। तो ये परिवार के साथ फिर गुवाहाटी से वापस उड़ीसा होते हुए पखांजूर बाई रोड आया, और फिर इसने पुलिस से संपर्क किया। इनके जो एम्प्लॉय थे, एम्प्लॉय के फोन से कल फोन आया था और संपर्क करके इसने अपनी कुशलता के बारे में बताया था। हमारी टीम ने सकुशल इसे बरामद कर लिया है। इनके पास जो उस दिन उन्होंने पैसे लिए थे, वो कुछ पैसे लगभग 5 लाख रुपए कैश बरामद हुए हैं, साथ साथ जो इंश्योरेंस के अमाउंट है वो, और जो इस दौरान इसने बस में ट्रेवल किया और लॉज वगैरह में रुका, तो कुछ दस्तावेज उसके बरामद हुए हैं। हम लोगों ने सारी जो चीजें हैं उनको डॉक्यूमेंट्री अपना लिखा पढ़ी हम कर रहे हैं, और क्योंकि इस दौरान इन्होंने जो घटनाक्रम किया है उसमें अपराध की श्रेणी में भी वो घटनाक्रम आता है, जिसमें आगजनी का एक अपराध हम दर्ज किए हैं, और साथ साथ क्योंकि धोखाधड़ी का भी इनका प्रयास था, तो धोखाधड़ी के प्रयास का जो मामला होता है, अपराध होता है, वो भी इनके खिलाफ दर्ज किया जा रहा है, और जो कानूनी कार्रवाई है वो आगे की जाएगी।
पत्नी के खिलाफ भी मामला बन रहा है। पत्नी जो है, पत्नी को इन्होंने शुरू से गुमराह करके रखा था। ये जब यहाँ से घर से निकला था तो पत्नी को ये कहा था कि सामान वामान रख लो, अगर होगा तो हम लोग रुक करके 2-3 दिन रुक करके रायपुर से, फिर उसके बाद अच्छे से इलाज करा करके आएंगे बच्चे का। फिर धमतरी जब ये लोग आए तो धमतरी में भी इसने पत्नी को ड्रॉप किया अपने लॉज में और बोला कि मैं कहीं से आ रहा हूँ घूम करके। तो उसके बाद फिर वो निकला वहां से और उसके बाद ये पूरी घटनाक्रम करके वापस जब आया है तो भी पत्नी को गुमराह करके ही ये दूसरी जगह ले गया था। तो जो वाइफ है उनका प्लानिंग और इसमें तो कहीं पे वो नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट वापस आने में एक कारण फैमिली भी था, क्योंकि फैमिली खुद भी बाहर एडजस्ट करने में सक्षम नहीं थे, तो फिर मजबूरन इसको वापस आना। जो हम लोगों की जांच पड़ताल भी हुई थी और जिससे बात हुई थी तो बहुत लंबा समय इसने नहीं लिया था प्लानिंग करने में, क्योंकि मतलब इस समय क्यों ये भागा, हम लोगों ने इससे पूछा कि यही समय क्यों चुना, तो पिछले कुछ दिनों से इसके पास फोन आने चालू हुए थे पैसों को लेकर के, कि होली का टाइम था तो बाकी सबको भी, जो भी व्यापारी हैं उनको भी पैसों की आवश्यकता थी, तो लगातार इसको फोन करके वो लोग जो इसके बकाया पैसे थे उस राशि की डिमांड कर रहे थे और इसके पास कोई ऐसा था नहीं। तो सडनली घबराहट में आकर के फिर इसने ये प्लान बनाया। बहुत लंबी प्लानिंग नहीं थी, मुश्किल से 3-4 दिन पहले इसके दिमाग में पूरी बात आई थी और उसको इसने एग्जीक्यूट किया है। सर, इसने जब गाड़ी जलाई उसके बाद से लेके उसके वापस आने तक इसने जो ट्रैवल किया, काफी लंबा ट्रैवल किया, तो इसने कैसे किया? बाय एयर, बाय ट्रेन या बाय? जो घटनाक्रम जो 1 तारीख की है रात में, इससे जो हम लोगों ने बयान लिया है और उसको हम लोग वेरीफाई भी कर रहे हैं। इसने बताया कि चारामा पेट्रोल पंप से इसने पेट्रोल खरीदा और गाड़ी को, इसको मालूम था कि बैटरी की साइड में टक्कर होने से क्या होता है, आग लगता है। इसने इसके बारे में रिसर्च किया हुआ था, स्टडी की हुई थी, तो इसने बिल्कुल उसी बैटरी वाले साइड में टक्कर मारा। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, पहला जो हम लोगों का रिएक्शन था देख करके तो उसमें भी यही कंक्लूजन आया था कि बैटरी साइड में क्योंकि टक्कर हुई तो इस वजह से आग लग गई होगी। तो जो इसने सोचा था वो यही सोचा था कि बैटरी साइड में गाड़ी को टक्कर मारेगा। और उसके बाद जैसे ही गाड़ी को टक्कर हुई है, इसने पेट्रोल छिड़क करके माचिस मारा है और उसके बाद वो जंगल के रास्ते से निकल गया चारामा की तरफ। तो इसके बताए अनुसार कि अगले 2-3 घंटे ये छुपते छुपाते चारामा मेन रोड तक पहुंचा है, वहां से बस लेकर के धमतरी पहुंचा और सुबह 5:30 बजे ये लोग धमतरी के लॉज से फिर निकले और बस पकड़ के रायपुर पहुंचे। और उसके बाद की पूरी जो जर्नी है वो बस से और ट्रेन से हुई है। मतलब इलाहाबाद बस से पहुंचा है और उसके बाद फिर ट्रेन से ये जो नॉर्थ ईस्ट और पटना का जो सफर है इसने ट्रेन से किया। सर, रायपुर में फोटो स्टूडियो में जाकर फोटो लेने का ये क्या कहा? इसका कहना था क्योंकि फोन मुझे जलाने का प्लान मैंने कर लिया था और फोटोज उसमें फैमिली की बहुत सारी अवेलेबल थी, मैं नहीं चाहता था कि फोटोज गायब हो जाए, तो ये पहले से उसका बैकअप टाइप निकाल करके फोटो प्रिंटिंग करा करके रखना चाहता था ताकि नया फोन लेंगे तो एटलीस्ट पुराने फोन के फोटोज अवेलेबल नहीं। सर, आपने बताया कि 9 लाख जो है आपने जो है मोबाइल नंबर जो खंगाले, कितने सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले? लगभग 900 900 से 1000 के बीच के सीसीटीवी फुटेज, मतलब हम लोगों ने जो देख लिए थे। अभी बहुत सारे बैकअप हमारे पास थे क्योंकि रायपुर, धमतरी, कांकेर, मतलब चारामा, पखांजूर में भी इनके घर पे सीसीटीवी था। हर जगह का हमने सीसीटीवी, जहां जहां से हमको इनपुट मिला था वहां से हमने सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स ली थी। कई तो हमने अवलोकन कर लिए थे, कई अवलोकन हो ही रहे थे जब ये पूरे मामले का खुलासा हुआ। उसके परिवार को अभी तक जो भी हमारी पूछताछ हुई है और जो जांच हुई है उसमें अभी तक तो कोई भी परिवार का लिंक मौजूद नहीं है उसमें। हम लोगों ने हर तरीके से पूछताछ भी की, क्रॉस चेक भी किया, और लेकिन इतने दिनों में कहीं पे भी कोई ऐसा हमको एविडेंस नहीं मिला है कि परिवार इसमें शामिल था। लेकिन जो इसकी कहानी है, जो इसका मानना है, मेरे मतलब इसका प्लानिंग यही था कि एक बार इंश्योरेंस के पैसे आ जाएं और कुछ दिन में मामला दब जाता तो फिर ये धीरे से शायद फैमिली को कांटेक्ट करता और फिर जहां रहने का प्लान था वहीं रह करके ये अमाउंट वगैरह ट्रांसफर करा था। एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है और ये कहां से इसने प्लान सीखा, कहां से बनाया है? ये पखांजूर का ही रहने वाला है। स्कूलिंग इसकी पखांजूर से हुई है। रायपुर में फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन तक इसने पढ़ाई की है। उसके बाद फिर इसने पढ़ाई छोड़ दी, फिर ये बिजनेस में ही कुछ बिजनेस करता रहा। पहले फिशरीज का बिजनेस भी था, फिर उसके फादर ने दोनों भाइयों को अलग अलग बिजनेस में सेटअप कराया। बड़ा भाई जो है वो फिशरीज का काम देखता है और छोटा भाई जो है पोल्ट्री का काम देखता है। तो ये इसका बैकग्राउंड है। और ये जो प्लानिंग है इसके हम लोगों ने जब बात की तो यही समझ में आ रहा है कि आजकल क्योंकि इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं और इनको मालूम है कि फोन के माध्यम से ही लोग
पुलिस जो है ट्रैक करती है, तो इसीलिए सबसे पहले इसने फोन को ही गाड़ी में छोड़ दिया, मतलब जला दिया। इनफैक्ट जब ये नया फोन भी इसने लिया था तो BSNL का सिम लिया था और उसको भी सिर्फ लगाता था और इंटरनेट पे ये जो एप्स के माध्यम से न्यूज यहाँ के देखता था और फिर तुरंत सिम को निकाल देता था। सर इसमें नॉमिनी कौन? इसके जो मतलब दोनों एक दूसरे के नॉमिनी थे, मतलब हस्बैंड की नॉमिनी वाइफ और वाइफ की नॉमिनी। कैसे मिलता? पैसा इन लोगों के दिमाग में था कि अगर दोनों के दोनों खत्म हो जाएंगे तो इनके जो पेरेंट्स हैं उनको शायद पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। अगर उनको नॉलेज में था कि इनका बीमा है? नहीं, उन्होंने खुद ही बीमा, अच्छा मतलब पेरेंट्स को जो इसके हिसाब से। फिलहाल यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं।